नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा के इस विशेष संस्करण में जिसका नाम है अमृत। और इस अमृत वर्ष के मौके पर हम आज बातचीत करेंगे समृद्धि की यात्रा की। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हम अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज बातचीत का विषय होगा कि जो समृद्धि की यात्रा है, अपने आप को एनरिच करने की यात्रा है, अपने आप को सबल बनाने की यात्रा है, वो कैसी रही है, उसमें हम कितने हद तक आगे पहुंच पाए हैं और अभी और कितना आगे हमें जाना है, क्योंकि हमारी इकॉनमी, हमारी जो तस्वीर है वो बदल रही है और हम एक बड़ी उभरती तेज़ी से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो इंडिविजुअल तौर पे इक्विटी कल्चर को हमने कितना अडॉप्ट किया है और उस समृद्धि के रास्ते में हम कितना आगे बढ़े हैं, इसको आज जानने समझने की और भविष्य के क्या रास्ते खुलते हैं, इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस अमृत अड्डा के जो खास मेहमान हैं, जो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, हमने उनको जोड़ा है। उनके ज़रिए चूँकि वो इस मुहिम के सशक्त हस्ताक्षर हैं और उन्होंने इस जर्नी को अपनी आँखों से देखा है और आगे के लिए भी रास्ता हमें दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं नीलेश शाह जी हैं, सभी लोग इनसे परिचित हैं। कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ हैं, दशकों का अनुभव है, गोल्ड मेडलिस्ट है, फिनेंस के बहुत बड़े जानकार हैं और अक्सर हम लोगों को ये शिक्षित करते रहते हैं फाइनेंशियली। इसके साथ ही हमारे साथ विशाल खंडेलवाल जी हैं, जो फाउंडर हैं सफल निवेशक.com के। ये एक बहुत ही अनोखी मुहिम है जिसमें फाइनेंशियली लोगों को सबल बनाने की कोशिश होती है। कैसे आप सीखें, कैसे आप मार्केट में आए, कैसे अपने आप को समृद्ध बनाएं, वो सिखाते हैं विशाल जी। और नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है, सफल निवेशक। तो विशाल जी का सफल, इनको मैं कह सकता हूँ सफल निवेशक। इसके साथ ही हमारे साथ प्रबलीन वाजपेयी हैं, जो फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स की फाउंडर है, नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इनकी जो संस्था, इनका जो स्टार्टअप है वो विमेंस के बीच में काम करता है, महिलाओं के बीच में। ये एक अपने आप में बड़ी पहल है, बहुत अनोखी पहल है, क्योंकि महिलाएं अक्सर पिछड़ जाती हैं फाइनेंस के मामले में, लेकिन प्रबलीन ने बीड़ा उठाया है कि हम उनको आगे ले जाएंगे और लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक लगातार इस कोशिश में लगी रहती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अमृत वर्ष के लिए। नीलेश सर, आपकी नज़र से, आपके ज़रिए हम सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ये जो अमृत वर्ष हम मना रहे हैं, इसमें जो समृद्धि की यात्रा हमने तय की है वो कैसी रही आपके नज़रिए से, वो हमें पहले आप सुनाइए, कहानी के तौर पे हम सुनना चाहेंगे। नीरज जी, अगर अमृत काल की यात्रा देखें तो 1947 में भारत एशिया में एक ऐसा देश था जिसकी रेलवे लाइंस सबसे ज्यादा थी एशिया में। वो शायद एक ही ऐसा देश था जहां पे आयरन एंड स्टील मिल थी और यहाँ पे ऑटोमोबाइल बनाने की भी फैक्ट्री थी। अंग्रेजों ने हमसे काफी पैसा ले लिया, शोषण किया हमारा, बट फिर भी हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर था। 1947 में हम जापान से आगे थे पर कैपिटा जीडीपी में। 1960 में साउथ कोरिया और हम बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी में। 1980 में चाइना और हम बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी में। आज जापान, साउथ कोरिया, चाइना हमसे बहुत आगे है पर कैपिटा जीडीपी में। समवेयर बिटवीन 1947 टू 1990 हमने जो रास्ता अपनाया वह स्लो ग्रोथ का था। 1991 से हमने लिबरलाइजेशन अटेम्प्ट किया, तब भारतीय इकोनॉमी तकरीबन $300 बिलियन की थी। आज हम $3.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10 गुना बढ़ोतरी हुई है बिटवीन 1991 एंड 2023। ये जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी की पिछले कुछ सालों में, उसका बेनिफिट आपको स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। जब $300 बिलियन की इकोनॉमी थी तो मोटा मोटा मार्केट कैप भी $300 बिलियन के आसपास था, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। आज $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो मोटा मोटा मार्केट कैप भी उसके आसपास है। सो क्लियरली
1991 से लेके 2022-2023 की जर्नी निवेशकों के लिए काफी सफलतम रही है। मुझे लगता है आने वाले 8-10 सालों में हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन से 6-6.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। जी, जितना पैसा हमने 1991 से 2022-23 तक बनाया है, उतना ही पैसा 2023 से 2030-31 तक बना पाएंगे। नाउ ऑब्वियसली जब आप 300 पे 3000 होते हैं तो 10 गुना रिटर्न है, 3000 पे 6000 होते हैं तो दुगना रिटर्न है। बट साइज वाइज देखे तो आने वाले 8-10 सालों में उतना ही पैसा बनेगा जितना हमने पिछले 30 सालों में देखा है। जी विशाल जी, पहले 60 साल आज़ादी के बाद से $1 ट्रिलियन और उसके बाद फिर बाकी के सालों में बहुत तेज़ी से हमने ग्रोथ की, इकॉनमी बड़ी हुई हमारी, लेकिन रियल इम्पिटस हमें लगता है 91 के बाद से जो रफ्तार अभी अनिल बता रहे थे, मैं नीलेश सर, वहाँ से आई। आप चूँकि फाइनेंशियल लिटरेसी का आपने एक बीड़ा उठाया, मैंने थोड़ा आपके बारे में पढ़ाई की, रिसर्च की, तो आपने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया कि मैं खुद तो सीख रहा हूँ, दूसरों को भी बड़े पैमाने पर सिखाऊंगा मैं। तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है जो कि पहले बड़ी स्लो थी लेकिन अब रफ्तार पकड़ रही है, आपने इसको अपने अनुभव में कैसे देखा? आपका क्या अनुभव रहा इस पूरी जर्नी में? मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1947 से आप हमें बताएं, लेकिन जहां से आपने शुरू किया, जो कि बड़ा इनिशियल स्टेज था और बड़े शायद मेरे ख्याल में वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जहां से शुरू हुई थी तेजी, वो आपकी जर्नी कैसी रही? आई थिंक जैसा नीलेश जी ने बताया, पिछले 50 साल में इस देश की जर्नी, इकोनॉमी की जर्नी, मार्केट्स की जर्नी लास्ट 30-40 साल में काफी अच्छी रही है। निवेशकों ने काफी अच्छा पैसा कमाया। मेरी जर्नी एज एन इन्वेस्टर 2003 में स्टार्ट हुई थी, जब मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। तो मेरे लिए फिलहाल 20 साल का समय है जो मैंने देखा है मार्केट में, वो देखा है, एंड काफी अच्छा समय रहा है, काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। जब मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था 2003 में, तब इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन था इंडिया में बहुत कम था। हम लोग ज्यादा इंटरनेट यूसेज नहीं था बड़े शहरों के छोड़ के बाहर छोटे शहरों में या गाँवों में। 20 साल बाद जो मैं देखता हूँ, इंटरनेट खासकर टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्स का जो स्प्रेड हुआ है इस कंट्री में, राइट, उसने एक मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया है, नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टर्स बट फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट। आज मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करता हूँ, राइट। आज से 20 साल पहले उस शहर में बहुत ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट्स के बारे में नहीं जानते थे। जो जानते थे वो हर्षद मेहता के बारे में जानते थे, या केतन पारिक के बारे में जानते थे, या स्टॉक मार्केट को एक स्कैम समझते थे। 20 साल बाद जब मैं शहर में जाता हूँ या किसी छोटी जगह जाता हूँ, या फॉर एग्जांपल बॉम्बे के बाहर कहीं भी जाता हूँ, स्टॉक मार्केट्स के बारे में लोग जानते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट को एक जल्दी पैसा बनाने का जरिया समझते हैं, जो एक सही चीज नहीं है। इसीलिए ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया अपने तौर पे कि शहरों में जाऊं, छोटी जगहों पे जाऊं, राइट, थ्रू इंटरनेट, ऑफलाइन, एंड लोगों को ही सिखाऊं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे नहीं गंवाना चाहिए, राइट, कैसे कमाना चाहिए वो सब सिखा सकते हैं। वो सीखना मुश्किल नहीं है, वो सीक्रेट्स बहुत सिंपल हैं, कई सालों से, कई दशकों से हमारे सामने है। बट कैसे नहीं गंवाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए निवेशकों को, वो एक सिखाने, आई थिंक वो सिखाना बहुत जरूरी है। जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी के इंडस्ट्री में है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी इस इंडस्ट्री में, आई थिंक इन सबका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे निवेशकों को ये सिखाया जाए कि पैसा कैसे नहीं गंवाया जाए। एंड टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करने के लिए है। जो 20 साल में जो टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हुआ है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, डीमैट अकाउंट आप देखेंगे आज इंडिया में 5-6 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जो आज से 20 साल पहले मेरे ख्याल से 1 या 2 करोड़ रहे होंगे। और खासकर कोविड के बाद डीमैट अकाउंट की संख्या काफी मल्टीप्लाई हुई है, राइट। सो जैसे जैसे लोगों को टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है कि वो अपना पैसा इक्विटी में डालें, ग्रोथ के लिए डालें, लॉन्ग टर्म के लिए डालें, उस हिसाब से मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लिटरेसी भी स्प्रेड होना चाहिए, जो फिलहाल आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है। बट आई एम वेरी होपफुल दैट इट्स गोइंग टू डू वेल ओवर द नेक्स्ट 20-30 इयर्स। 20-30 साल। अब वापस आता हूँ आपके बारे के पास। नीलेश सर, जो निवेशकों की साइकोलॉजी है, जैसा कि अभी विशाल भी कह रहे थे कि वो वक्त के साथ उतनी तेजी से नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए थी या जितनी दूसरी जगहों पे बदली। कंजर्वेटिव थे हम बहुत, और अभी भी आप जाइए तो छोटे छोटे शहरों में लोगों को
ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट बहुत जल्दी पैसा बनाने वाला तरीका है। वो हम लोगों से भी पूछते हैं, हम तो एंकर हैं, लेकिन हमसे भी पूछते हैं कि कोई ऐसा आइडिया है क्या कि 1 साल में पैसा डबल ट्रिपल हो जाए। तो हमने कहा भाई ऐसा जादू तो हमने भी अभी तक नहीं सीखा, सीखेंगे तो जरूर बताएंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल चेंज अब तक नहीं आया है, या अभी भी आपको लगता है कि हिंड्रेंस है एक? जैसे संस्कृत में कहावत है, टुंदर टुंदर मतिर भिन्ना, वैसे ही भारत में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्म के इंसान है। आज मुझे कई ऐसे निवेशक मिलते हैं, जब गिरती हुई मार्केट में मैं उनको मिलने जाता था तो वो मुझे कहते थे, नीलेश भाई घबराना मत, अपनी ग्रोथ स्टोरी तो बहुत अच्छी है, एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। पहले मैं लोगों को कहता था, आज लोग मुझे कहने लगे इतना बड़ा चीज हमने देखा है। दूसरी चीज नीरज भाई, पहले गोरे बेचते थे और हमारी मार्केट गिरती थी। दूर की बात छोड़िए, मार्च अप्रैल 2020 में गोरों ने तकरीबन 48,000 करोड़ का माल बेचा और निफ्टी 12,500 से 7,500 पे खड़ी कर दी। आज यही गोरे 2,50,000 करोड़ का माल बेच चुके अक्टूबर 21 से लेके जून 22 के बीच में। और आज जब हम बात कर रहे हैं, निफ्टी ऊपर से सिर्फ 7% गिरी है। यह चेंज तभी हुआ है जब निवेशकों ने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को पैसा दिया है। यह चेंज तभी हुआ है जब बहुत सारे निवेशक भारत की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास कर रहे हैं। तो सारा भारत नहीं बदला। जैसे विशाल जी ने बताया, आज भी बहुत निवेशक है जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है। आज भी बहुत सारे निवेशक है, जैसे आपने बताया, कि उन्हें रातों रात पैसा दुगना 3 गुना करना है। बट उसके साथ साथ आज ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। और जब करेक्शन आता है तो वो खुश होते हैं कि हमें सस्ते दाम पे, अच्छे दाम पे भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है। मेरा भारत जरूर कह सकता हूं कि बदल रहा है। भारत बदल रहा है, और बदलते भारत की एक तस्वीर प्रबलीन से भी समझते हैं। प्रबलीन, आप बहुत यंग हैं और आपने ये एक बीड़ा उठाया कि आप खुद काम करेंगी और महिलाओं के बीच में खास तौर पे उनको इन्वेस्टिंग के लिए अवेयर करेंगी, उनको सिखाएंगी, उनको प्रेरित करेंगी कि वो आए। अब अभी तो हम लोग ओवरऑल इन्वेस्टर की बात करें तो उसमें से भी एक क्लास है जो विमेन का है, जो कि बहुत कम शायद इसमें पार्टिसिपेट करता था अब तक, अब तो खैर काफ़ी करने लगे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपको भी हो गया कम से कम 10-15 साल तो हो ही गए होंगे काम करते हुए। जी बिल्कुल नीरज, जैसे अभी नीलेश जी ने एंड विशाल जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कंट्री एज अ होल चेंज हुई है। एंड आई थिंक जब हम कंट्री की बात करते हैं तो उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ हैं, और वो जो चेंज है एक सोसाइटी में, वो आई थिंक वो दौर हम सब ने देखा है। अगर हम अपनी मदर्स की बात करें बड़े बेसिक लेवल पे, तो आर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स तो बिल्कुल ही नहीं, मदर्स कुछ की प्रॉब्ली वर्क कर रही थी। आज आप देखेंगे तो आपके पीयर्स में, हम लोगों के एज ग्रुप में विमेन का पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस बढ़ा है, जॉब्स में बढ़ा है। बहुत सारी प्रोफेशंस हैं जिनको अब धीरे धीरे जेंडर न्यूट्रल देखा जा रहा है। इसका मैं अक्सर एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक विमेन ड्राइवर्स हमने देखे हैं कि इंक्रीज हुए हैं, वैसे ही विमेन इन्वेस्टर्स भी इंक्रीज हो रही हैं। तो जो गाड़ी है वो एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सिर्फ पहले पुरुष ही करते थे, एंड बट अब हम इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि महिलाएं अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको खुद संभाल रही हैं, अपनी गाड़ी चला रही हैं। सो आई थिंक दिस इज अ सोसाइटल चेंज। अगर हम मूवीज की बात करें, हम सीरियल्स की बात करें, जो आज सीरीज बन रही है उनकी बात करें, तो एक टाइम था जब विमेन को एक बहुत डिफरेंट प्रोजेक्शन दी जाती थी, एंड आई थिंक आजकल विमेन को बहुत ही सक्सेसफुल, एजुकेटेड एंड एक इक्वल स्तर पे रखा जाता है। एंड वही चीज आई थिंक धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, उतनी रफ्तार से नहीं शायद जितनी होनी चाहिए, बट आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली। बट ये एक जर्नी है नीरज, मेरे ख्याल से जो शुरू हुई है,
एंड जैसे कहते हैं ना, वेल बिकन इज हाफ डन. सो शुरुआत है और मेरे ख्याल से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेंगी एंड वील सी मोर एंड मोर वुमेन जो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आएंगी. बट यस, अभी भी कुछ माइंडसेट में बदलाव की जरूरत है, नॉट ओनली वुमेन में, ओवरऑल इन्वेस्टर्स में. जो एक जल्दबाजी है, बिकॉज शायद हमारी सोसाइटी आज ऐसी है जहां हमारी 15 मिनट में डिलीवरी हो जाती है खाने की, 10 मिनट में दूसरी चीज ऑर्डर हो जाती है. तो आई थिंक पेशेंस एक ओवरऑल इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं हमारा एक लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है जहां पे हर चीज बहुत इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल हो रही है. सो आई थिंक वो वाला तो एक जो चेंज है वो चाहे महिला हो पुरुष हो उन सबको समझने की जरूरत है. बट डेफिनेटली आई थिंक विमेन आर इंक्रीजिंगली कमिंग, इन्वेस्ट कर रही हैं. बट अभी है जो फासला तय करने वाला है आगे भी काफी लंबा. आपके इस जवाब में एक सवाल छुपा हुआ है. आजकल ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल चेंज है. 10 मिनट में चाहिए चीज़ें, 15 मिनट में डिलीवरीज मिल रही हैं. तो लोगों की साइकोलॉजी वैसी इधर भी बन जाती है कि जब इधर 15 मिनट में डिलीवरी हो सकती है तो मार्केट से डिलीवरी क्यों नहीं होती है. विशाल जी, एक इन्वेस्टर और एक सफल इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है? इन्वेस्टर सफल आई थिंक सफल बनने में जिंदगी निकल जाती है, राइट. बहुत लंबा टाइम होता है. इन्वेस्टमेंट का सबसे खास बात है कि रिटर्न्स जो होते हैं, और एक सक्सेसफुल और सफल और असफल इन्वेस्टर का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको पता करने में एक्चुअली 30-40 साल शायद ज्यादा लग जाते हैं, राइट. 10 साल में अगर कोई इन्वेस्टर अपने आप को सफल समझता है, या 15 साल में समझता है, या 5 साल में, आजकल 1 साल में या कुछ महीनों में लोग अपने आप को सफल समझने लग जाते हैं, राइट. आई थिंक वो एक अच्छी चीज नहीं है, खासकर यंग निवेशकों के लिए, राइट. सो मुझे आई थिंक संत कबीर ने ये कहा था, ये दोहा कहा था जो मुझे याद आ रहा है, जो मैं एक्चुअली हर यंग इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ और मैं बताता हूँ. उन्होंने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, माली कितनी कोशिश कर ले, अगर उसको पेड़ जल्दी उगाना है तो ज्यादा पानी डालेगा तो पेड़ उगेगा नहीं, खत्म हो जाएगा. निवेश भी वैसा ही है, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा. पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं, राइट. पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि धीरे धीरे आपका पैसा आपके पैसे पे ग्रो करता है, बट उस ग्रोथ में 10, 15, 20, 30 साल लगते हैं. जल्दी पैसा बनाना है तो लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा पैसा गंवा देते हैं. आपने भी देखा होगा अपने एक्सपीरियंस में, मैंने काफी देखा है पिछले 10, 15, 20 साल की एक्सपीरियंस में. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है. संत कबीर की जो कहानी है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि जो इम्पेशंस है हर तरह के निवेशकों को, मैं इम्पेशंस में पिछले 20 साल से देख रहा हूँ. ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ यंग इन्वेस्टर्स में इम्पेशंस है, बट ये इम्पेशंस है, इसको अगर हम कम कर सके, ज्यादा पेशेंस अपने कैरेक्टर में डाल सके, तो आई थिंक निवेश से लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. वॉरेन बफेट कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी, राइट. सो जो करना है वो बहुत सिंपल है, बट उसको प्रैक्टिस करना 20 साल 25 साल वो बहुत डिफिकल्ट है. एक नीलेश सर और प्रवीण एक शो करते हैं विशाल भाई, जिसका नाम है 1% शो. और वो 1% जो है वो कंपाउंडिंग की कहानी है. बड़ा इंटरेस्टिंग है. मतलब नाम ही कितना अच्छा लग रहा है कि 1% शो में आप जाइए और सीखिए 1% कैसे रोज ग्रो करना है आपको. मतलब पर्सनल लाइफ में भी अपने आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी उसको अप्लाई कर सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग सर. मैं अभी आपके पास दोबारा आता हूँ, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे जानूंगा. नीलेश सर, एक और मिथ है जिसको बस्ट करना चाहिए, या ट्रेडिशनल फैक्ट है, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए. भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंजर्वेटिव थे, अभी भी है बहुत जगहों पे, यहाँ पैसे से पैसा कमाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था. लोग गाँव में अरे सूदखोर हैं ये, तो भाई पैसे से पैसा बना रहे हैं, ये गड़बड़ चीज़ करते हैं. ये एक परसेप्शन बन गया था लोगों को. तो हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ मनी वाज नॉट ए कल्चर. लेकिन वो धीरे धीरे हटा. अब लोगों को समझा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पैसे से पैसे ही बना रहे हैं, आप थोड़ी काम कर रहे हैं. लेट मनी वर्क फॉर यू. मुझे बताइए, ये मिथ क्यों इतने समय तक चलता रहा और इसको कैसे बस्ट किया गया, और अभी भी बहुत जगहों पे है ये? तो नीरज भाई, मुझे लगता है कि हम अपनी मूल को भूल चुके हैं. हिंदू धर्म में हमें 4 आश्रम दिए गए हैं. पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, वहां पे आप पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं. उसके बाद आता है गृहस्थाश्रम, वहां पे आप अर्थ की उपासना करते हैं, फैमिली बनाते हैं. उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, वहां पे आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं.
और फाइनली आता है संन्यास्त्रम, जहां पे आप संन्यास लेते हैं और आत्मा का कल्याण करते हैं। क्लियरली ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, ये दोनों में हमें अर्थ की उपासना के लिए प्रेरित किया गया है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी संस्कृति कहती है। हमारे धर्म में काम अर्थ दोनों को हमने स्थान दिया है। तो सदियों से अगर आप देखें तो भारत के लोग अर्थ की उपासना करते थे। इसीलिए वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत के लिए आया। हमारा राम भाई श्याम भाई तो अमेरिका या यूरोप नहीं जा रहा था। हमारे लोग अफ्रीका में धंधा करते थे, अरब देश में धंधा करते थे, फार ईस्ट में सुमात्रा, बाली, कंबोडिया तक धंधा करते थे। आपको शायद आश्चर्य होगा, जब मैं साउथ कोरिया गया था तो वहां पे मुझे कहा गया कि हम तो मतलब अयोध्या के निवासी है। मैंने उस जमाने में रिसर्च की तो पता चला कि अयोध्या से कोई प्रिंसेस साउथ कोरिया गई थी और उनका राजवंश उनसे चल रहा है। तो सदियों से हमने व्यापार को, पैसे की, अर्थ की उपासना को महत्व दिया। कहीं पे फिर हम अपने मूल को भूल गए और ऐसा लगा कि पैसा कमाना ठीक नहीं है। बट इस मामले में मुझे वॉरेन बफेट का एक कोट बहुत अक्सर याद रहता है, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू हैव मेड इनफ मनी बिफोर यू मेक सच स्टेटमेंट। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, सही तरीके से पैसा कमाए तो वो अच्छी बात है। और एक बार पैसा कमाने के बाद आप उस पैसे को सही तरीके से खर्च भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, सोसाइटी के उपयोग में पैसा लगा सकते हैं। खाली जेब से आप वो सारे काम नहीं कर पाएंगे। सो पैसे को महत्व दीजिए, पैसे को परमेश्वर मत बनाइए, बट पैसे को महत्व जरूर दीजिए। और पैसे पे पैसा बने, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सर, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। और पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा चेहरे की रौनक है। आप धन को कमा लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। और पैसा बेसिकली रिसोर्स है जो आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। प्रबलीन, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में कल्चरली हम लोगों ने देखा तो क्या छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो लड़कियां हैं या जो यंग लड़के भी हैं आप लोगों के पास, वो भी टच में आते होंगे, उनको ऐसा लगता है कि अपनी जो भी हमारी टेक होम सैलरी है उसका 20-30% इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटीज़ में, या अभी भी वो पुराने स्टाइल में कहीं पे मकान खरीद लें, सोना जेवर वेवर खरीद लें, इस टाइप्स की थॉट्स अभी भी हैं? नीरज, मैं ओवरऑल पहले बताती हूँ, बिकॉज हम लोगों का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया हर जगह होता ही है। सो राइट फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू वेस्टर्न, एवरीवेयर एक्चुअली कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी तो डेफिनेटली रहती है जो हम लोग इसको बायस बोलते हैं, फेमिलियरिटी बायस, यानी कि जिन चीजों को हम समझते हैं या हम कंफर्टेबल फील करते हैं, हमें लगता है कि अपना निवेश वहीं करें, और उस चीज को तोड़ना कई बार डिफिकल्ट होता है। और प्रॉब्लम ये है कि जब वो हम तोड़ते भी हैं तो लोग बहुत थोड़े अमाउंट के साथ उसको तोड़ के जैसे बाहर आके इक्विटीज में डालना भी चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने सुना होता है कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत रिटर्न बन जाते हैं। सो यूजुअली जो मैंने काफी लोगों के साथ इंटरेक्शन में एक चीज देखी है कि जब वो म्यूचुअल फंड्स या इक्विटीज की बात करते हैं या एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को छोड़ के इधर आने की बात करते हैं, अक्सर बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि अब हम डाल रहे हैं तो हमारा पैसा इतना तो बन ही जाए, सो एंड दैट अमाउंट इज लिटिल, बहुत ज्यादा निवेश नहीं कर रहे होते हैं वो। तो एक ये प्रॉब्लम मैं जरूर बोलूंगी, बिकॉज हमने सुनी सुनाई बातों पे लोग आजकल ऐप खोल के देखते हैं न्यूज चैनल्स में, तो मुझे लगता है एक रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए मार्केट से वो कई बार नहीं होती हैं। सो इन्वेस्टमेंट का डेफिनेटली उनमें इंटरेस्ट होता है, बट उनको ये समझाने की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप मार्केट से कैसे रखें। पैसा आपका ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, और जैसे अभी विशाल जी ने बोला कि पेशेंस रखना पड़ता है। इट्स लाइक अ सैपलिंग, अगर आज आपने पेड़ का, नीम का पेड़ भी लगाया है
तो आज जो छोटी पौध है उसको बढ़ने में समय लगेगा कि वो बढ़ के तगड़ा हो जाए, और फिर आंधी तूफान यानी कि मार्केट की वॉलेटिलिटी का भी आपके इन्वेस्टमेंट पे असर नहीं पड़ेगा। पर आई थिंक इसलिए इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो एक्चुअली में एक प्रोसेस ही है। तो हम छोटे से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि उनका कुछ एक्सपीरियंस बने एंड ग्रेजुअली फिर उनको आगे लेके जाते हैं। बट ये जो इन्वेस्टिंग के बायसेस होते हैं, जैसे फेमिलियरिटी बायस हो गया या रिसेंसी बायस हो गया, कि अभी पीछे देख के आप कोई स्कीम, कई बार इन्वेस्टर्स कोई नाम भेज देते हैं, इवन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, कि ये कैसे रहेंगे। एंड यू नो अक्सर वो वही होते हैं नीरज, फंड्स जैसे कि कोई कमोडिटी वाला फंड होगा कि बहुत अच्छा किया था, या कोई ऐसा फंड जो 1 साल के जिसके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे थे। तो आई थिंक व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज एंड या म्यूचुअल फंड या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, आई थिंक एक क्रक्स, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है उस एसेट क्लास की। हम जब गोल्ड में पैसा लगाते हैं तो अगले साल हम ये देख के कि नेगेटिव 18% है, हम गोल्ड से पैसा नहीं, अपना जाके ज्वेलरी नहीं बेच देते, हम उसको रखते हैं इवन अगर हमने ज्वेलरी फॉर्म में लिया होता है। तो मैं ये बोलूंगी कि है डेफिनेटली शुरुआत टूवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स, और हमने ये फिगर्स में भी देखा है कि रियल एस्टेट और गोल्ड से थोड़ा हट के फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ एक डेफिनेटली कदम बढ़ा है। पर आई थिंक इसके लिए अभी भी बहुत एजुकेशन, जैसे विशाल जी कर रहे हैं, एंड देयर इज मोर एजुकेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड, ताकि लोगों को एक मैच्योर तरीके से वो इस इन्वेस्टमेंट का बेसिकली एसेट क्लास का पूरा जो सही तरीका है उससे इन्वेस्ट कर सकें और उस जर्नी का पूरा सुख उठा सकें। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो हमने अलग अलग एसेट क्लास के रिटर्न्स दिखाए हैं कि गोल्ड में, रियल एस्टेट में, फिक्स डिपॉजिट में किस तरीके से ओवर 50 इयर्स कैसे कैसे रिटर्न है। ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है, एवरेज करके हमने निकाले हैं। तो आप देख रहे होंगे उसमें इक्विटी क्लास जो है वो सबसे बेहतरीन रिटर्न उसने दिया है वर्ल्ड वाइड। आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो बेस्ट एसेट वही मानी जाती है जिससे वेल्थ क्रिएट होती है। आप पैसा बनाते, सारे एसेट क्लास अच्छे हैं तो इसमें कोई खराब नहीं होता, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा रिटर्न चाहिए, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इक्विटीज़ को सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन उसमें जैसे विशाल जी और नीलेश सर कह रहे हैं कि लंबा समय आपको देना पड़ेगा, वो ना बिरयानी की तरह उसको धीरे धीरे पकाना पड़ेगा, वो एकदम से इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं होती है। विशाल सर ये बताइए कि ये जो जर्नी हम लोग पूरी तय करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो इन्वेस्टर के कंट्रोल में नहीं है और क्या चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है, मैं वही करूंगा सिर्फ? लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है। रिटर्न्स इन्वेस्टर के कंट्रोल में नहीं है, और वही एक ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में है, हम कितना रिस्क लेते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए वो हमारे कंट्रोल में है, हम कितना टाइम देते हैं वो हमारे कंट्रोल में है, रिटर्न्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो पहली तीन चीजें मैंने बताई हमारे कंट्रोल में है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और हम सिर्फ रिटर्न्स पे ध्यान देते हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है समझने के लिए कि इन्वेस्टर्स को एक इल्यूजन जो होता है कि मैंने स्टॉक के बारे में पढ़ा या मैंने कोई स्टॉक टिप लिया और मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो वो स्टॉक बढ़ेगा, राइट? वो स्टॉक नहीं जानता है कि आप उसको ओन करते हैं। स्टॉक के पास कोई इमोशन नहीं है कि विशाल ने स्टॉक खरीदा है तो अब मुझे ऊपर जाना है, राइट? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए वो डिसाइड करना कि रिटर्न उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके कंट्रोल में प्रोसेस है। किस तरह से निवेश करते हैं, किस तरह की कंपनीज में निवेश करते हैं, कितने लंबे टाइम के लिए निवेश करते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं, वो उनके कंट्रोल में है। अगर आप अपने कंट्रोल की चीजें करेंगे तो 20-30 साल में, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टिंग से 15-17% रिटर्न, जैसे आपने एक स्टैटिस्टिक दिखाई पिछले 50 साल की, राइट? प्रॉब्लम यह है कि लोगों को वो 15-17% हर साल चाहिए या हर महीने चाहिए, राइट? हम अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा देंगे, राइट? हम अपना प्रोसेस इंप्रूव करेंगे इन्वेस्ट करने का। तो आई थिंक निवेश से अच्छा रिटर्न कमाना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत डिफिकल्ट काम है। आई थिंक स्टॉक्स में पैसा बनाने के लिए एक इन्वेस्टर्स को सिर्फ 3 चीजें चाहिए। अच्छे स्टॉक्स देखने का दृष्टिकोण, लाइक विजन, राइट? अब अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, अच्छे बिजनेसेस कौन से हैं, उनको देखने का विजन चाहिए, उनको खरीदने का साहस चाहिए। करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एक इन्वेस्टर के लिए खराब वक्त में जब सब लोग स्टॉक्स बेचते हैं उस वक्त वो करेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर के लिए। और तीसरा चीज होता है पेशेंस, राइट? वो अच्छे स्टॉक्स को खरीद के रखने का धैर्य चाहिए, राइट? अगर आपके पास वो विजन है, आपके पास वो करेज है और आपके पास वो पेशेंस है, आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत आसान हो सकता है। ओके, ये विजन और पेशेंस अभी आपसे मैं दोबारा आऊँगा तो पूछूंगा। नीलेश सर, अभी प्रबलीन ने कहा कि
आप पेड़ लगाएंगे, उसमें पानी देते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है पेड़, है ना, उसमें समय लगता है उसके बड़ा होने में। लेकिन क्या लखनऊ साइड में ना जो लोग दशहरी आम के पेड़ लगाते हैं वो 3-4 साल में फल देने लगते हैं। तो उनको लगता है कि आज लगाया और बस 3 साल बाद फल मिलना शुरू। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उस पेड़ की लाइफ बहुत लंबी नहीं होती, उसको फिर रीजनरेशन में जाते हैं, नए नए कलम बनानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। इसको सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है, और वो हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो लोग, पहला उनका सेंटेंस यही होता है कि पेशेंस रखिए, जुटे रहिए, बने रहिए इसमें। और वो सबसे अच्छे 2 दिन अगर आपने मिस कर दिए अपनी लाइफ की उस जर्नी के, तो आपको रिटर्न नहीं बनेगा। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए हमारे इसको, क्योंकि ये जो जर्नी हम कराना चाहते हैं उनको समृद्धि की, तो ये दशहरी आम वाला कल्चर या कलमी आम वाला कल्चर बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। नीरज भाई, किसी की तकदीर से ज्यादा और किसी के वक्त से पहले भगवान भी आपको कुछ नहीं दे सकता, तो मार्केट या म्यूचुअल फंड का मैनेजर क्या भला है। संस्कृत में एक सुभाषित है, न धैर्यन बिना लक्ष्मी, न शौर्यन बिना जय, न ज्ञानेन बिना मोक्ष, न दानेन बिना यश। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा नहीं करेगी। अब इस धैर्य को विशाल भाई ने पेशेंस के रूप में बताया, आपने दशहरी आम के रूप में बताया। इट इज योर टाइम इन द मार्केट विच मेक्स मनी, नॉट टाइमिंग द मार्केट। जब तक आप पराक्रमी नहीं बनेंगे तो विजय कैसे पाएंगे। जैसे युद्ध में शत्रु का सामना करना पड़ता है, वैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। आपको उस वॉलेटिलिटी के ऊपर विजय पाना जरूरी है, और उसके लिए शौर्य, साहस, लॉस लेने का साहस रखना पड़ता है। न ज्ञाने बिना मोक्ष। जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आपके पास पैसा बनाने की काबिलियत नहीं आएगी। बहुत पहले जब मैं 90 की तेजी में मार्केट में आया था, मेरा पहला जो मिस एडवेंचर था वो बहुत कॉस्टली रहा। मैंने सारे पैसे खो दिए, और तब एक बुजुर्ग ने मुझे एडवाइस किया था, नीलेश, ये दलाल स्ट्रीट है, यहाँ पे लक्ष्मी माता का पूजन तो दिवाली की रात को करते हैं, बट सरस्वती माता का पूजन तो हर दिन करना पड़ता है, तब जाके पैसा बनेगा। सो धैर्य के बगैर न लक्ष्मी मिलती है, शौर्य के बगैर न जय मिलता है, ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं मिलता, और दान के बगैर यश नहीं मिलता। सो धैर्य से निवेश करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, रेगुलर निवेश करिए, एसआईपी के जरिए निवेश करिए, और एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन फॉलो करिए। ये कुछ छोटे नियम आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान कर सकते हैं। के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ें हमने एक ब्रॉडर पिक्चर के तौर पे समझी। अब मैं इसके आगे की जर्नी में थोड़ा स्पेसिफिक्स पे बात करूंगा और एक्सपीरियंसेस आप लोगों के सुनूंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद बिल्कुल स्पेसिफिक पे बात होगी और छोटे छोटे टिप्स पे बात होगी कि क्या गलतियां हम करते हैं लगातार और उस गलती से सीखते नहीं है, और अगली एक बड़ी गलती फिर उसी संदर्भ में करते हैं, उसको कैसे अवॉइड करें, नॉइस को कैसे अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर देते हैं लोग, तो उससे कैसे बचें। छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमृत अड्डा में, और आज हम समृद्धि की चर्चा कर रहे हैं, इक्विटी कल्चर की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं कि कैसे इस जर्नी में लोगों ने अपने आप को समृद्ध बनाया है, और ये जर्नी अभी और रोबस्ट तरीके से चलने वाली है। विशाल, हमने कहा था कि हम लोग बिग पिक्चर पे काफ़ी बात की, अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक पे जानना चाहूँगा। आपने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में एक लाइन कही थी, वो उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा कि क्या नहीं करना है स्पेसिफिकली, वो क्या है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग, जो स्टॉक मार्केट को एक कसिनो समझ के लोग निवेश करते हैं। एक स्टॉक खरीदते हैं, दूसरा बेचते हैं, ये सोचते हैं कि ये काम नहीं करेगा तो दूसरा काम करेगा। सो आई थिंक ओवर ट्रेडिंग जो होती है, या ट्रेडिंग जो होती है, स्पेकुलेशन जो होता है, वो इन्वेस्टर्स निवेश।
ओके, शायद थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत है। ये सवाल मैं नीलेश सर के, नीलेश सर, एक स्पेसिफिक चीज़ जो आपने इस जर्नी में सीखी है कि जो नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो जाती है, उसको विशाल भाई कंटिन्यू करें अगर आप कनेक्टेड है तो। हाँ, तो पहला चीज ओवर ट्रेडिंग था। सेकंड चीज जो एडवाइस मैं करता हूँ लोगों को वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स में जो लोग पैसा डालते हैं ये सोच के कि पैसा लेवरेज, पैसा बोरो करके पैसा स्पेकुलेट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज है, आप जिस चीज में निवेश कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको अपनी बुद्धि यूज करनी पड़ेगी। किसी बोरोड कन्विक्शन या बोरोड टिप पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं एडवाइस करता हूँ निवेशकों को नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ये अगर ये नहीं करें तो आपका बहुत हो सकता है। नीलेश सर, क्या नहीं करना चाहिए, और इस आधुनिक युग में जहाँ पे इतनी सारी नॉइसेज हैं, इतनी सारी चीज़ें अगल बगल गुजरती रहती हैं, तो मानवीय प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, आदमी उससे प्रभावित हो जाता है। लेकिन चूंकि आपने एक लंबा समय गुजारा इस मार्केट में, तो हमारे निवेशकों को खास तौर पे कि भाई आप वो रिपीट गलती ना करें और अनुभव से सीखें। वेल, नीरज भाई, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें विशाल जी ने बता दी है, बट मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक गुजराती में कहावत है, जितनी चद्दर उतना ही आप पांव फैलाए। ऑब्वियसली इसका हिंदी ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं आया जितना आना चाहिए। यही है, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। हाँ, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है तो आप राहुल द्रविड़ की तरह ही बैटिंग करिए, वीरेंद्र सहवाग मत बनिए। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है तो वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करिए, चेतेश्वर पुजारा बनने की कोशिश मत करिए। अपने आप को पहचानिए, क्या मैं ट्रेडर हूं, क्या मैं इन्वेस्टर हूं, क्या मैं रिस्क टेकर हूं, क्या मैं नॉन रिस्क टेकर हूं। जितनी आपकी फितरत है, जितना रिस्क आप ले सकते हैं उस तरह से निवेश करिए। सेकंड चीज है कि दूसरों की गलती से अगर सीख ले तो बहुत अच्छा है। कई बार आप दूसरों की गलती से नहीं सीख सकते, कोई बात नहीं, अपनी गलती से सीखिए, बट एटलीस्ट गलतियां दोहराइए मत। ये मार्केट बहुत ही काइंड है, अगर आप एक बार गलती करो तो माफ कर देता है, बार बार गलती करेंगे तो फिर सजा मिलती है। तो अपनी जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाइए, जितना रिस्क आप ले सकते हैं उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनाइए। तो जितनी चादर है उतना फैलाइए, यानी बेसिकली रिस्क आप कितना ले सकते हैं, कितना आपके एटीट्यूड में है, वो जानना बहुत जरूरी है। विशाल जी, अपनी रिस्क प्रोफाइल कैसे पहचानते हैं आप, या कैसे लोगों को बताते हैं कि आपकी रिस्क प्रोफाइल ये हो सकती है? लोग पूछते होंगे आपसे सेमिनार में कि मेरा रिस्क कैसे तय करूं मैं? नहीं, रिस्क समझाना लोगों को बहुत डिफिकल्ट काम है। लोग रिस्क समझते हैं कि पैसा ऊपर नीचे जो डेली मार्केट में जाता है, वॉलेटिलिटी जिसको हम कहते हैं, उसको रिस्क मानते हैं। बट वॉरेन बफेट का जो टिपिकल डेफिनेशन है जिससे मैं सहमत हूं, वो कहते हैं रिस्क सिर्फ एक चीज है, रिस्क है आपका पैसा परमानेंटली लॉस हो जाए। राइट? सो आप ऐसे निवेश, ऐसे इन्वेस्टमेंट में, ऐसे बिजनेसेस या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें जो खराब निवेश है और जिसमें आपका पैसा 100% लॉस्ट होने का चांसेस है, आप उस निवेश में निवेश नहीं करना है आपको। सो वो एक रिस्क है जो आई थिंक इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए, एंड वही मैं समझाता हूँ। रिस्क, दैट इज द ओनली रिस्क, देयर इज नो अदर रिस्क। ये रिस्क है कि जिसको आपको दोहराना नहीं, बेसिकली ये रिस्क प्रोफाइल आपको बना के चाहिए। विशाल, एक छोटा जवाब आपसे, आपकी ये नॉइस कैसे कट करें? व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तमाम जगहों से खबरें आती हैं, दिमाग में चलता रहता है कि अरे आज तो ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये पॉलिसी चेंज हो गई। मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि बेचारा इन्वेस्टर, ट्रेडर तो ठीक है अपना स्क्रीन चार्ट वर्ट देखेगा, लेकिन ये हमारा निवेशक है ना, उसको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए वो खुद ही इस मैदान पर उतर पड़ा कि मैं रिसर्च करूँगा, तो ये नॉइस को कैसे कट करें? आई थिंक उसका भी जवाब बहुत सिंपल है। आपने बोला व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो व्हाट्सएप में मत रहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में मत रहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप्स में मत रहिए, आप स्टॉक फोरम्स, ऑनलाइन फोरम्स में मत रहिए, आप न्यूज़पेपर्स मत पढ़िए। लोग पूछते हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन लेना। जैसा आपने कहा, आजकल नॉइज ज्यादा है,
अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या नॉइज है और क्या सिग्नल है, मतलब क्या ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसका लॉन्ग टर्म शेल्फ वैल्यू है, जिसका महत्व लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आप वो सेग्रीगेट कर सके तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए। बट आपको न्यूज़पेपर से कोई अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, राइट? जो अच्छा इंफॉर्मेशन आपको अपनी बिजनेस के बारे में चाहिए, जो जरूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आपको वैसे भी मिल जाएगा, आज के जमाने में कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। सो अगर आप न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब से दूर रहते हैं या उसको मिनिमली यूज करते हैं, राइट, सेंसिबली यूज करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम नॉइज का खत्म हो जाएगा। यह सबसे बढ़िया किताब है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। आई थिंक सबसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से आप पूछेंगे कि अगर आप सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, आप 95% या 99% इन्वेस्टर से ज्यादा अच्छे बन सकते हैं, सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, और कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स नहीं चाहिए आपको। अच्छा, जब मैं जर्नलिज्म सीख रहा था तो हम लोगों के यहाँ ये कहावत कही जाती है कि सबसे अच्छी खबर आपको प्रेस रिलीज में मिलती है, जो कि आज के ज़माने में शायद कोई पढ़ता भी नहीं होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, 2 सवाल पूछेंगे, अपनी स्टोरी लिखेंगे, लेकिन उस प्रेस रिलीज में खबर छिपी होती है। अगर उसको आप गौर से 2 बार पढ़ लें तो आप बेस्ट स्टोरी लिखेंगे। तो वैसे ही एनुअल रिपोर्ट होती है या P&L स्टेटमेंट है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो उससे ज़्यादा सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। ये एक पहला लेसन है जो निकल के आ रहा है। प्रबलीन, आपने क्या आपकी जर्नी की सबसे बड़ी सीख थी जो आपने खुद एक्सपीरियंस की हो या किसी के एक्सपीरियंस को अपना बना लिया हो? जरूरी थोड़ी कि हम भी खुद ही ठोकर खा के समझना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, आई थिंक एज एन एडवाइजर जब हम लोग दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और गलतियां मेरे ख्याल से आप पकड़ लेते हैं कि ये गलती आपने खुद अपने जीवन में नहीं करनी है। क्योंकि हम थोड़ी मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं लिस्ट आउट करना चाहूंगी। एक तो मेरे ख्याल से नीरज, रिस्क हमेशा एविडेंट नहीं होता। इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है और शायद हमें भी ऐसा लगता है कि जो सामने दिख रहा है, क्योंकि शायद उतार चढ़ाव है एक एसेट क्लास में, वो ही रिस्की है। बट जो रिस्क है वो साइलेंट भी होता है और वो नहीं दिखता। और आई थिंक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको लगता है कि हम एक कंजर्वेटिव फिक्स्ड इनकम टाइप इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल दें तो सब ठीक है और सब सेफ है और सब सही रहेगा। पर शायद वो उस रिस्क को नहीं देख पाते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेजिंग पावर को धीरे से कम कर रहा है और जो इस हिडन रिस्क को नहीं पहचान पाते। तो आई थिंक ये इंटरेक्शंस के थ्रू एक देखने को और सीखने को मिलता है दैट रिस्क इज नॉट ऑलवेज एविडेंट। आपको जरूरी नहीं है जो सामने चीज उतार चढ़ाव होती हुई दिखाई दे वही रिस्की है, वो सिर्फ उस एसेट क्लास का एक नेचर है। और ऐसी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सामने से एकदम जैसे बोलेंगे कि शांत दिखती हैं, पर एक्चुअली में वो आगे चल के आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। सेकंड, मेरे ख्याल से नीरज, जो एक मैं पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज लिस्ट आउट करना चाहूंगी कि आप अपने सिक्योरिटी जो एक बोलते हैं ना, अपना एक कवच पहले पहन लीजिए कि आप अगर इन्वेस्टिंग के उसमें जंप करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एसेट क्लास हो या स्टॉक्स हो डायरेक्ट या म्यूचुअल फंड्स हो या रियल एस्टेट हो, आप लोन लेने वाले हैं घर का, कुछ भी करने वाले हो, पहले अपने आप को थोड़ा सुरक्षित कीजिए। आपके पास अपना इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए, आपके पास अपनी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर्स होने चाहिए। और इन बेसिक चीजों को सेट करने के बाद उसके बाद अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए और अपने गोल्स के मुताबिक इन्वेस्ट करिए। हम लोग अक्सर गोल्स को चार्ट आउट नहीं करते हैं, हमें लगता है कि कर रहे हैं हम, अब कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है, पीपीएफ में कुछ, ईपीएफ में जा रहा है, हो जाएगा जब टाइम आएगा। लॉन्जिविटी बहुत बढ़ गई है, पहले लोग 60-70 से ज्यादा बिल्कुल नहीं जीते थे, अब लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ है। लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, एक टाइम पे आप 60 पे बस रिटायर होके घर पे ही बैठ जाते थे, आजकल लोग 70 पे भी वर्ल्ड ट्रिप्स कर रहे हैं। तो जमाना बदल गया है, तो उसके हिसाब से हमारी जरूरतें बदली हैं और पैसा खत्म होने का रिस्क सबसे बड़ा है। तो उसके हिसाब से सही शुरुआत करना इन्वेस्टमेंट्स की एक पक्के तरीके से एसेट एलोकेशन को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ चीजें हैं जो कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे डायरेक्ट इक्विटीज में चाहे म्यूचुअल फंड्स में, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे अपने सारे फाइनेंसेस को मैनेज करें। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सवाल पूछने वाला हूँ नीलेश सर आपसे, क्या लालच एक बुरी बला है? लालच हमेशा बुरी बला है। हमारे में कहावत है कि जहां
लालची होते हैं वहां पे ठग कभी भूखे नहीं मरते। और नीरज भाई आप देखिए, हमने गूगल सर्च की थी, कोई खास रिसर्च नहीं की, और न्यूज़पेपर में जो आइटम आई थी उसी का टोटल किया है, और उसको 50-60% हमने डिस्काउंट किया कि चलो न्यूज़पेपर में शायद कभी बातें बढ़ा चढ़ा के किसी ने की हो। 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय ने तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में खोया है। कहीं ईमू के नाम पे लेके गए, कहीं टिकवुड के नाम पे लेके गए, कहीं प्लांटेशन के नाम पे लेके गए, कहीं वैसे ही पैसा डबल करने के नाम पे लेके गए। 1.5 करोड़ भारतीय पिछले 10 से 15 सालों में 1,80,000 करोड़ रुपए खो चुके हैं लालच की बला में। तो ये तो मैं दावे के साथ कहूंगा, लालच बहुत बुरी बला है। अपने भय और अपनी आशा दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रखिए, लालची मत बनिए। जहां लालच है वहां पे ठग कभी भूखा नहीं मरेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। विशाल भाई, क्या फिलॉसफी और म्यूजिक इन्वेस्टिंग में मदद करती है? म्यूजिक का कह नहीं सकता, बट फिलोसफी डेफिनेटली मदद कर सकती है। जैसे हमने पहले बात की थी कि रिटर्न्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वे ऑफ लिविंग, राइट? जिस चीज में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई वश नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि अच्छा रिजल्ट आएगा लॉन्ग टर्म में। जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसको कंट्रोल में लेके काम करना चाहिए, उसमें मेहनत करनी चाहिए। सो रिटर्न्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क एज अ इन्वेस्टर हमारे कंट्रोल में है। अच्छे निवेश कैसे ढूंढ सके, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे धैर्य से रख सके, वो हमारे कंट्रोल में है, राइट? सो आई थिंक फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। म्यूजिक के बारे में बस इतना ख्याल है मेरा कि मन को शांत करता है अच्छा म्यूजिक, नॉट लाउड म्यूजिक, राइट? अच्छा म्यूजिक मन को शांत करता है। अब जितना आपका मन शांत और शिथिल रहेगा उतने अच्छे आप थॉट्स रहेंगे, उतना अच्छा में शायद पेशेंस रहेगा, उतने अच्छे शायद फैसले ले सकेंगे। तो बट जगजीत सिंह ने यही तो किया था, उन्होंने फिलॉसफी को इंस्ट्रूमेंटल कर दिया था, तो बहुत ही शानदार म्यूजिक बन गया वो, और वो हमें पीस ऑफ माइंड देता है और सिखाता है कि आप कैसे बने रहे। प्रवीण, आप खाली समय में जी 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 विशाल कंप्लीट। फिलोसफी की एक बात आपने की है तो हरिवंश राय बच्चन जी का एक बहुत अच्छा कविता थी मधुशाला। और उसमें एक बहुत अच्छी 4 लाइनें थी जो मैंने काफी साल पहले सुनी थी और अभी तक याद है, क्योंकि अब मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ। पहले समझ में नहीं आती थी क्योंकि मधुशाला वर्ड था, बचपन में हम मदिरालय और मधुशाला की बात नहीं कर सकते थे। अभी भी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इन्वेस्टिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। उनमें 4 लाइनें मैं ये कहना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। क्या बात। इन्वेस्टिंग के लिए लेसन है कि अगर आपका प्रोसेस आपको पता है, आपको कैसे निवेश करना है, और जैसे नीलेश जी ने कहा है आप किस तरह के निवेशक हैं, अगर आपको वो सब पता है, मूल मंत्र, आपको बस वो राह को फॉलो करना है बिना भटके। उस राह को अगर आप फॉलो करके लॉन्ग टर्म तक उस राह पे रह सकते हैं, आप भी अपनी मधुशाला या अपना फाइनेंशियल गोल इन्वेस्टिंग में पा सकते हैं। जी तो प्रवीण, दर्शकों को भी शायद पता ही होगा, आप बहुत अच्छी गोल्फर हैं, तो खाली समय में गोल्फ खेलने के अलावा क्या करती हैं आप? किताबें पढ़ती हैं, म्यूजिक सुनती हैं, मूवी देखती हैं, क्या करती हैं? मौका आते ही गोल्फ ले जाने की कोशिश करती हूँ, कब मौका मिलता है। बाकी टाइम या विद माय सन एंड एट होम। हाँ जी। ओके, अब एकदम हम लोग अंतिम समय में पहुंच रहे हैं इस शो के, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे तीनों मेहमान, हमारे जो समृद्धि के रास्ते में लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको चाहे तो आप एक कोई किताब सजेस्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, चाहे आप कोई एक वेब सीरीज़ देखने के लिए बोल सकते हैं, चाहे कोई आप एक फिल्म सजेस्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो मार्गन हाउसल की किताब हो या वॉरेन बुफे की जीवनी लिखी गई हो, कुछ भी हो सकता है। वो गुनाहों का देवता हो सकता है, वो राग दरबारी हो सकता है, वो मिर्ज़ापुर की सीरीज़ हो सकती है, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपके लिटरल रीडिंग या आपके दिमाग को खोलने के लिए ज़रूरी है। नीलेश सर, पहले आपसे। मैं तो यही कहूंगा कि सामने समंदर पड़ा है, तो एक बाल्टी पानी क्यों लेना, पूरा समंदर पीने की आशा रखिए। और
मतलब एक महाभारत का किस्सा कहता हूं जो दिखाता है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें से जो फिलॉसफी आती है वह स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकती है। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण भगवान दुर्योधन के खेमे में जाते हैं और उसे युद्ध ना करने की सलाह देते हैं। दुर्योधन नहीं मानता। भगवान कृष्ण के लाख समझाने के बावजूद दुर्योधन धर्म के रास्ते पे चलने से मनाही कर देता है और फाइनली वो भगवान कृष्ण को कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत बताइए गलत क्या है, धर्म क्या है। मुझे मालूम है बट मैं धर्म को फॉलो नहीं कर सकता और अधर्म को छोड़ नहीं सकता। सारे इंसान में कहीं ना कहीं एक दुर्योधन बैठा हुआ है। हर निवेशक को पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन करना है, बट ये दुर्योधन आपको सही रास्ते पे नहीं चलने देता। तो जो मिल सके वो पढ़िए। सामने समंदर पड़ा है, पूरे समंदर को पीने की आस ज्ञान के लिए रखनी चाहिए। विशाल सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे पढ़ने लिखने सुनने के लिए? नहीं, मैं नीलेश जी से कंप्लीटली सहमत हूँ। जो सामने रखा है, लेकिन जो समंदर आपके सामने है उसको पूरा लीजिए। एक बकेट से कुछ नहीं होगा। फिर भी अगर आप एक किताब चाहेंगे तो आई थिंक मेरे लिए सबसे ऊंची जगह पे है भगवत गीता, राइट। और उसका बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो सबको पता है, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। आई थिंक वो इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना काम कर सकते हैं, फल की चिंता मत कीजिए। दो वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो कर्म भी एंजॉय करते हैं और फल भी एंजॉय करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, राइट। बट फल की अपेक्षा मत कीजिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। सो भगवत गीता। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो फल तो अच्छा होगा ही। प्रबलीन, आप कुछ सजेस्ट करेंगे? या देखिए, गोल्फ तो सब लोग खेल नहीं सकते हैं तो उसके अलावा कुछ बताइए। नहीं, पर मैं एक लेसन है, लाइफ लेसन है नीरज, जो आई थिंक हमें गोल्फ सिखाती है। उसमें एक बड़ा फेमस कोट है जिसको कहते हैं, फॉरगेट योर ओपोनेंट्स, ऑलवेज प्ले अगेंस्ट पार। यानी कि जब आप खेल रहे हैं आप भूल जाइए कि आपके साथ कौन कैसे खेल रहा है। एंड आई थिंक ये लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जहां हमारे गोल्स रिलेटेड हैं। आप दूसरों को मत देखिए, हर की जर्नी अलग है। आप अपने आप को बेटर करने पे फोकस करिए। सो यू हैव टू प्ले अगेंस्ट द पार। आप उसको एक अपना बेंचमार्क बना के चलिए लाइफ में। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अपनी निजी जिंदगी में ध्यान दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने करियर में अपने आप को बेटर कीजिए। एंड फोकस अपने गोल्स को पाने पे होना चाहिए। आपके पड़ोसी ने अपना गोल पाया, कैसे पाया, उस पे नहीं। हर इंसान की जर्नी यूनिक है एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी तो उससे ज्यादा यूनिक है। सो आई थिंक फोकस जो है वो अपने पे एंड अपने गोल पे, अपने फाइनेंशियल गोल्स पे। बिल्कुल, लक्ष्य पे आपकी नज़र होनी चाहिए और आपको उस मछली की आंख दिखनी चाहिए। उसके लिए आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी सुने, आवाज़ अड्डा का ये शो देखें जिसमें इतनी सारी ज्ञान की बातें की गई हैं। जैसे भी, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ें, ईमानदार कोशिश करें और मेहनत से कोशिश करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और समृद्धि के रास्ते पर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ एक है कि हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके लिए जो भी कर सकते हैं, व्यायाम करें, घूमें फिरें या जो भी करें, लेकिन हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करिए, समय दीजिए अपने शरीर को, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अमृत अड्डा में लोगों को कुछ कुछ अमृत पान कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।